नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अजय सुथार हाजिर हूँ राजस्थान की जियोग्राफी लेकर। आपको पता है कि अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, अपवाह तंत्र चल रहा है और आंतरिक प्रवाह की नदियां हमने कंप्लीट कर ली है और मजेदार तरीके से की है। अगर क्लास आपने नहीं देखी है वो तो जरूर देखना वो क्लास। और आज हम करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो नदी आती है आप सबको पता है, चंबल नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है यमुना के माध्यम से। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, पता है आप सबको। और मैं कमेंट पढ़ रहा था, आप सब लोगों को कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप इतना अच्छा समझाते हो कि साथ साथ में याद हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, अगर रेगुलर हो आप तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलर रहोगे तो याद अवश्य होगा। लेकिन कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि सर मुझे नदियां समझ में नहीं आई, बीच में दूदू आ रहा है, बीच में कहीं पे बता रहा है कि कोटपुतली बाय रोड आ रहा है हरियाणा और जयपुर ग्रामीण के बीच। हाँ, तो वहां तो आएगा ही, पहले नहीं आ रहा था, वो नया जिला बना है उसके बाद तो आएगा ही। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ आप वहां से पहले क्लास मैंने करवाई है शुरुआत से, वहां जाके देखो, मैप पूरा का पूरा समझाया है। अगर आपने मैप नहीं समझाया तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले वहां पे जाको मैप को समझो ढंग से। मैंने पहले ही कहा है कि आप 5 बार लिख कर यानी कि देख कर उसको मैप को भरो, और छठी बार आप जब उसको मैप को भरने लगो तो बिना देखे भर लोगे, ये गारंटी देता हूं मैं। 5 बार पहले प्रयास करो, ट्राई करो भरने का, मतलब देख कर। उसके बाद छठी बार आप, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप बिना देखे उस मैप को भर लोगे। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं है नदियां। हाँ, जयपुर और जयपुर ग्रामीण और अजमेर के बीच एक कमेंट आया था कि दूधू आ रहा है, तो दूधू आ रहा है मान ली बात, लेकिन जयपुर सीमा तो साझा कर रहा है ना जयपुर ग्रामीण के साथ। अजमेर अजमेर जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो दूधू से नदी होकर गुजरे, ये बात तो नहीं हो सकती। गुजरे जरूरी तो नहीं है, सीधी भी जा सकती है, यानी कि अजमेर से जयपुर ग्रामीण सीधी जा सकती है ना नदी, ठीक है। और जयपुर ग्रामीण में अगर नदी का उद्गम हो रहा है और हरियाणा में जाएगी तो कोटपुतली बहरोड तो आएगा ही बीच में, खेड़तल तिजारा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप मैप को अच्छी तरीके से समझोगे तभी आपको समझ में आएगी ये चीजें, ठीक है। तो चलें, आज का कोटेशन क्या है, बड़ा शानदार कोटेशन है। क्या लिख रखा है देखो, कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप फिर से शुरुआत कर रहे हो, अगर आपने पहले तैयारियां कर रखी है, कुछ नंबरों से चूक गए हो, लेकिन आप घबरा रहे हो कि फिर से तैयारी करें या नहीं करें, तो आप फिर से तैयारी में घबराना मत, क्योंकि घबरा गए तो फिर दिक्कत है। घबराना मत, क्योंकि आप इस बार शून्य से शुरुआत थोड़ी कर रहे हो। इस बार आप किससे शुरुआत कर रहे हो, एक शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हो, इस बार अनुभव से शुरुआत कर रहे हो। यानी कि पीछे आपने जितना भी पढ़ा है वो आपका अनुभव हमेशा आपके काम आएगा, जरूर आएगा, अवश्य काम आएगा। तो चलो ठीक है, फिर से शुरुआत करने से मत घबराना क्योंकि इस बार शुरुआत किससे हो रही है, अनुभव से हो रही है। किससे हो रही है, अनुभव से हो रही है। चले आगे। आगे देखो, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में पता है कहां पे है, ठीक है। पूर्व में जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी भारत के, और किस यमुना और गंगा के माध्यम से अपना जल ले जाकर कहां बहाती है, यानी कहां गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी नदी राजस्थान की, सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो आ जाएगी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ये, तो क्या है, राजस्थान, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। इसमें कोई शंका है क्या बात में, नहीं है ना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो हो जाएगी चंबल नदी। तो उपनाम क्या क्या है इनके, उपनाम देखो, उपनाम है बारहमासी, नित्यवाही, कामधेनु, श्रमणवती, ठीक है। ये नाम आपके आ जाएंगे, उपनाम आ जाएंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये उपनाम पूछे जाते हैं। चंबल नदी के तो अवश्य पूछे जाते हैं, इसके अलावा बनास नदी के भी उपनाम पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इनके उपनाम क्या क्या है। 12 मासी, यानी कि 12 मासी हमेशा बहती रहती है, रुकती नहीं है, वर्ष भर यानी कि पूरे साल में बहती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। नित्यवाही, हमेशा बहने वाली, कामधेनु, ठीक है। इसके अलावा श्रमणवती। तो ये सारा के सारे क्या हो जाएंगे, उपनाम हो जाएंगे। कुल लंबाई, इस चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। लेकिन बात की जाए कि हरिमोहन सक्सेना ने इसकी लंबाई बताइए 965 किलोमीटर। कितनी बताइए, 965 किलोमीटर। लेकिन आधुनिक शोधों के हिसाब से जब
आया है तो 1051 किलोमीटर है और यही राइट होगा। हरिमोहन सक्सेना यानी कि एक प्रकार से जब इससे पहले आधुनिक शोध नहीं हुए उससे पहले कितनी मानी जाती थी, 965 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन 1051, एक बात ध्यान रखना कि अगर 1051 ऑप्शन में हो तो आपको 1051 करना है, अगर 1051 ऑप्शन में न हो तब आप किसकी तरफ जाओगे, 965 किलोमीटर की तरफ जाओगे। बाकी विवादित क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको दोनों चीजें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आपको दोनों ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। और राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमा पर 252 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती हुई बहती है। यानी कि राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर बात करें तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान व मध्य प्रदेश में यानी कि सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक, जहां पे वो क्या करती है, लगभग 252 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, ठीक है। यानी कि सीमा बनाती भी जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी, सीमा बनाती हुई ये नदी जाती है। तो ये नदी चंबल नदी है, वो बहती कहां कहां पे है आपको पता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान और यूपी के अंदर, इन 3 जिलों के अंदर बहती हुई जाती है ये नदी। कितने कितने राज्यों में, सॉरी राज्यों में कितने हैं, तो 3 राज्यों के अंदर ये बहती हुई जाती है, ठीक है। तो ये कहां से लेकर है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से कहां तक है, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक। धौलपुर तक क्या करती है, ये सीमा बनाती है कितनी, 252 किलोमीटर की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 252 किलोमीटर की सीमा कौन सी नदी बनाती है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई नदी जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। उपनाम बारहमासी, नित्यवाही, कामधेनु और श्रवणवती। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, लेकिन 965 आ जाए तो 1051 और 965 दोनों आ जाए तो 1051 किलोमीटर ही करना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप किसकी तरफ जाओगे, इसकी तरफ जाओगे। इसके अलावा राजस्थान में लंबाई, राजस्थान के अंदर लंबाई की बात की जाए यानी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए सवाई माधोपुर तक जाती है, तो वहां तक 135 किलोमीटर है। और उसके आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक की बात करें तो 252 किलोमीटर क्या बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, किसके मध्य, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच, ठीक है। ओके, आगे चले। आगे देखो, प्रवाह क्षेत्र जिले, प्रवाह क्षेत्र यानी कितने जिलों में बहती है, यहां पे किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कितने नए जिले बना जाए, ठीक है, 17 नए जिले बने हैं, 2 का पुनर्गठन हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। कितने जिले थे, 6 जिले थे पहले भी, और आज भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो आप देखो कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी कि धोक सबको चित्त से, ठीक है, धोक सबको चित्त से। किस प्रकार होगा, देखो धौलपुर क्या हो जाएगा, धौलपुर, करौली, फिर कौन सा आ जाएगा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर आ जाएगा बै से बूंदी, 12 मत कर लेना, ठीक है, को से कोटा, ठीक है, और चित्तौड़गढ़। ये कौन क्या है, ये 6 जिलों के अंदर अब नदी क्या करती है, प्रवाहित होती है। राजस्थान के 6 जिलों के अंदर, राजस्थान के 6 जिलों के अंदर क्या होती है, नदी प्रवाहित होती है। तो धोक सबको चित्त से, यानी कि धोक लगानी है, धोक क्या लगानी है, चित्त लगानी है, चित्त यानी कि मन, यानी कि धोक सबको मन से लगानी है, धोक सबको चित्त से, इस प्रकार याद रख सकते हो। तो यह 6 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, आगे नक्शे के माध्यम से भी समझेंगे इस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के 84गढ़ के पास से, हाँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, 84गढ़ यानी सब क्या याद रखते हैं कि 84गढ़ से, चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन 84गढ़ चित्तौड़ में नहीं है, ये एमपी में है, एमपी के मंदसौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 84गढ़ के पास से, राजस्थान के चित्तौरिया गांव, कौन सा गांव है, चित्तौरिया गांव, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौरिया गांव को किस प्रकार से याद रख सकते हो, चित्तौरिया गांव को यहाँ पे चित्त से भी याद रख सकते हो, चित्त से, ठीक है, चित्त से क्या रख सकते हो, चित्तौरिया,
चितौरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है और राउत बाटा तहसील के अंदर है। के निकट से प्रवेश करती है, के निकट से प्रवेश करती है। कहां पे? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। चितौरिया गांव से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और एमपी के चौरासीगढ़ गांव से, ठीक है, एमपी के चौरासीगढ़ से। उद्गम, उद्गम की बात की जाए तो उद्गम जानापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। जानापाव यानी कि चंबल का जन्म कहां हुआ है? जानापाव। चंबल का जन्म यानी कि चंबल कहां से चलती है? जानापाव से चलती है, ठीक है। यानी कि चंबल के पांव कहां से चलते हैं? जानापाव से चलते हैं कि पहाड़ियां मध्य प्रदेश। इटावा के मुरादगंज, इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। क्या करती है? इटावा के मुरादगंज यानी कि यूपी, यूपी के अंदर है ये, ठीक है। यूपी में क्या करती है? यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी है ना, वहां पे मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। तो उद्गम हो गया जानापाव की पहाड़ियां, यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं विंध्याचल पर्वत की है, ठीक है, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की है। तो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के चौरासीगढ़, मध्य प्रदेश के चौरासीगढ़ यानी चौरासीगढ़ जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन बात करें राजस्थान का कौन सा गांव निकट पड़ता है, तो चित्तौरिया गांव पड़ता है। चित्तौरिया चित्तौड़गढ़, चित्तौरिया चित्तौड़गढ़, चित्त से चित्तौरिया, चित्त से चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौरिया गांव राउत बाटा चित्तौड़गढ़ के निकट से प्रवेश करती है। उद्गम आपको पता है जनापाव की पहाड़ियां जो कहां है? विंध्याचल पर्वत है, एमपी के अंदर है। और इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है ये नदी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? अगर देखो आगे देखो, यानी कि ये नदी किस प्रकार से बहती है इसके बारे में बात करें तो देखो, मैंने क्या बताया था? दोग सबको चित्त से, लेकिन उद्गम, उद्गम क्या करोगे? उद्गम करोगे जानापाव की पहाड़ियां। कहां पे है? एमपी के अंदर है, ठीक है। तो यहां से चलती हुई इस प्रकार से मान लो इसके नजदीक से, झालावाड़ के नजदीक से जाती हुई इस प्रकार से प्रवेश करती है। प्रवेश करते हुए फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई इस प्रकार से जाती है और फिर सवाईमाधोपुर, ठीक है, सवाईमाधोपुर यहां से क्या करती है? ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई चलती है, ठीक है। इस प्रकार जाती 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 फिर क्या कर जाती है? ये सीधी यमुना के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कि एक नदी यहाँ से और बहती है, यमुना, वहां क्या कर जाती है? ये प्रवेश कर जाती है यमुना, ठीक है। और ये क्षेत्र कौन सा है? मुरादगंज, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए। ये क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा आपका जो यहाँ प्रवेश करती है। तो ये आपका पता होना चाहिए। ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही पूछ लिया जाए तो चित्तौरिया गांव, कौन सा गांव है? चित्तौरिया। चित्तौरिया गांव के अंदर प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ है, आपको पता है कौन सा जिला? ये जिले की बात करें तो ये आपका आ जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका कोटा, कोटा, ये है बूंदी, ये है सवाई माधोपुर, फिर आ जाएगा करौली और आ जाएगा फिर धौलपुर। तो इन 6 जिलों के अंदर क्या होती है? ये नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? चंबल नदी। नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। नदी का नाम क्या है? चंबल। चंबल नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी भी यही कही जाती है, ठीक है। कौन सी? चंबल नदी। आपको पता है जनापाव की पहाड़ियां और इस प्रकार से क्या करती है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यानी कि यहाँ चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव है? चित्तौरिया। और एमपी का, एमपी के गांव की बात करें तो वो आपका हो जाएगा चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से उसके प्रकार फिर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी कि आपको वापस दोक सबको चित्त से, दोक सबको चित्त से, यानी कि ये क्रम याद हो जाएगा। उल्टा क्रम है। अगर उल्टा पूछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि क्रम से बताओ कि जो चंबल नदी है वो क्रम से किस प्रकार से बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि धोक सबको चित्त से, फिर उल्टा ले जाना। पहले किसको करना है? पहले चित्तौड़गढ़ को करना है। यानी कि जिस प्रकार से बहती है, यानी कि ऊपर से नीचे इस प्रकार मत कर देना। नीचे से क्या करना है?
ऊपर करना है, यानी कि ये नदी क्या करती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस कारण से क्या करना है, उल्टा याद रखना है आपको, धोख सबको चित्त से, इस प्रकार से। कोई दिक्कत समस्या, आगे अपने बात करेंगे तो इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये होगी अपनी तो कौन कौन से जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, ये चीजें हो गई, पीछे हो गई चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले सहायक नदी गुंजाली है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सहायक नदी कौन सी है सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करने के बाद। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले गुंजाली नदी है, वही सबसे पहले आके मिलती है। कौन सी नदी, गुंजाली नदी। लेकिन इसका उद्गम है वो राजस्थान में नहीं होता, इसका उद्गम होता है वो एमपी के अंदर होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि राजस्थान में भी उद्गम होता है और राजस्थान के अंदर ही चंबल में प्रवेश कर यानी कि चंबल में विलीन हो जाती है, वो नदी कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, बामनी नदी है, ठीक है। उसके बाद यानी कि राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले सहायक नदी तो गुंजाली नदी है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के निकट इस प्रपात का निर्माण करती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात है। सबसे ऊंचा प्रपात यानी कि 18 मीटर ऊंचा प्रपात है, 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात किसको कहते हैं आपको पता है, जलप्रपात होता है झरना। क्या होता है, झरना जो होता है उसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात। यानी कि ऊपर से जल क्या करता है, नीचे गिरता है, झरने के समान जो जल गिरता है। नदियां क्या करती है, यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के निकट, ठीक है, कहां से, भैंसरोडगढ़ के निकट, यानी कि भैंसरोडगढ़ के अंदर नहीं है, इसके निकट का क्षेत्र है, वहां पे है चूलिया जलप्रपात। यहां से लगभग माना जाता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भैंसरोडगढ़ से कितनी की दूरी पर है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर माना जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से कोटा तक यह नदी संकीर्ण घाटी, संकीर्ण घाटी क्या होती है, में बहती है। तो ये नदी क्या करती है, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वहां से लेकर कोटा तक, कोटा तक क्या करती है, एक संकीर्ण घाटी के अंदर बहती है। संकीर्ण घाटी एक पतली सी घाटी होती है, यानी कि बिल्कुल पतली घाटी होती है, वहां से नदी बहती है और पतली घाटी से बहती है तो वहां क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाना, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से तेज प्रभावित होती है और गड्ढों को बनाती हुई चलती है। तो यानी कि ये क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। क्योंकि जलप्रपात है यहाँ पे, और जलप्रपात क्या होते हैं, ऊपर से जल नीचे गिराते हैं तो वहां क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं और संकीर्ण घाटी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे देखो, बहाव दक्षिण से उत्तर अभी बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि जो अपवाह क्षेत्र है इसको क्या रखा जाता है, वृक्षाकार श्रेणी के अंदर रखा जाता है। यानी कि जो इसके अंदर सहायक नदियां हैं वो किस प्रकार से मिलती है, यानी कि ये जो नदी बह रही है और इसके अंदर क्या बहती है, इस प्रकार से नदियां क्या करती है, मिलती है सहायक नदियां, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, वृक्षाकार श्रेणी के अंदर रखा जाता है। यानी कि उल्टा जरूर है लेकिन वृक्षाकार श्रेणी है, इस कारण से इस नदी को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार श्रेणी। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहली नदी गुंजाली नदी, यानी कि इसका उद्गम तो राजस्थान में नहीं होता लेकिन ये राजस्थान में क्या करती है, इसकी सहायक नदी बन जाती है राजस्थान में प्रवेश के बाद। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है में भैंसरोडगढ़ के निकट इस प्रपात का निर्माण करती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वो भी कितना ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा बहाव दक्षिण से उत्तर है, इस नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा जाता है। कोई दिक्कत समस्या, और ये नदी क्या है, बहाव की दृष्टि से, यह नदी बहाव के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह नदी बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, चलें आगे, आगे देखो,
आगे है, यह नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। बिल्कुल, बीहड़ भूमि बहुत बार पढ़ लिया। बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि को क्या क्या कह सकते हैं? उत्खात भूमि, ठीक है, इसका भी निर्माण करती है। इसके अलावा अवनालिका अपर्दन, ठीक है, यानी नदियां क्या करती है, नदियां क्या करती है, काटती हुई, क्षेत्र को काटती हुई ले जाती है, मिट्टियां क्या करती है, अपने साथ ले जाती है। तो इस कारण से अवनालिका अपर्दन भी ये नदी करती है। यह नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार करती है। कौन सी नदी? अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कौन सी नदी करती है, तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए? आपका सीधा आंसर आ जाएगा चंबल नदी आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? चले आगे, आगे देखो, वाटर सफारी। वाटर सफारी, यह नदी वाटर सफारी के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह नदी गहरे गार्जों में तेजी से बहती है। अभी बात की है संकीर्ण घाटी। संकीर्ण घाटी क्या है? संकीर्ण घाटी के अंदर पतली सी जगह होती है, वहां से नदियां क्या करती है, बहती है, तो तेज बहती है ना, पानी क्या करती है, तेज गति से भागकर ले जाती है अपने आगे। तो इसी कारण से यह नदी वाटर सफारी के लिए, जो वाटर सफारी है उसके लिए उपयोगी मानी जाती है। इस कारण से इस नदी को वाटर सफारी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर सफारी नदी भी कहा जाता है। यानी कि वाटर सफारी किस किस कारण से उपयोगी है? क्योंकि पानी क्या करता है, तीव्र गति से बहता है। इस कारण से ये नदी क्या कहलाती है, वाटर सफारी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह नदी गहरे गार्जों में तेजी से बहती है। यानी कि संकीर्ण घाटियां होती है, वहां पर क्या करती है, तेजी से यह नदी बहती जाती है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी, सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी की भी पूछ लिया जाए तो ये सर्वाधिक यही नदी है। कौन सी? चंबल नदी, और कोटा जिले के अंदर है। कोटा जिले के अंदर है। कंदरा क्या है? यानी कि बहती हुई नदी, इस प्रकार से बहती तो है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में क्या करती है, अपनी शाखाएं बना लेती है, शाखाएं बनाकर आपस में आगे क्या कर जाती है, आपस मिल जाती है। यानी कि कंदराओं वाली नदी ये कोटा के अंदर भी है। यानी कि संकीर्ण घाटियां हैं, इस कारण से नदियां क्या करती है, थोड़ा बहुत अपना रास्ता चेंज करती है, यानी कि एक मार्ग अलग से बना लेती है। इस कारण से सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी भी सर्वाधिक कहाँ है, तो वो चंबल नदी है। और कोटा जिले के अंदर क्या है, सर्वाधिक है। ये कहां पे है? कोटा जिले के अंदर क्या है, सर्वाधिक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। आपको पता है डाकुओं की शरण स्थली चंबल नदी है, यानी कि जो चंबल बेसिन कहलाता है। लेकिन घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियाल क्या होते हैं आपको पता है ना, मगरमच्छ। घड़ियाल क्या होते हैं? मगरमच्छ होते हैं ना। उसी प्रकार से ये क्या कहलाती है, घड़ियालों की भी शरण स्थली कहलाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, तो यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। और ये 3 जिलों के अंदर है। आपको पता है कौन कौन से हैं? एमपी, यूपी और राजस्थान। इन 3 जिलों के अंदर क्या है, ये घड़ियाल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इन 3 जिलों के अंदर है। यानी चंबल नदी घड़ियालों की क्या है, शरणस्थली है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? चले आगे, आगे देखो आगे क्या कहता है। चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट ये कहां पे है? ये है कोटा के अंदर। ये है कहां पे? ये है कोटा के अंदर। यानी कि इसका अगर पूछ लिया जाए चंबल रिवर फ्रंट का शुभंकर क्या है, शुभंकर, शुभंकर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है, शुभंकर अभी बताया था घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है। इसी कारण से चंबल रिवर फ्रंट को कहा जाता है। इसका शुभंकर भी है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल, ठीक है। इसका शुभंकर भी क्या है? घड़ियाल है। इसके अलावा इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 12 सितंबर 2023 को इस चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है। 12 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा शुभंकर क्या है? इसका घड़ियाल है। ठीक है, और ये क्या है? पर्यटन के लिए है। ठीक है, किसके निकट है? तो ये चंबल नदी के निकट ही है, चंबल नदी के निकट। ठीक है, पर्यटन लिख सकते हैं, जैसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए,
इसका निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया? चंबल रिवर फ्रंट का। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इस नदी की बात करें, चंबल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो इसको, इसके अंदर भी इस नदी को शामिल किया गया है, यानी कि चंबल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल किया गया है। तो वो कब किया गया था? तीसरे चरण में किया गया था। तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में किया गया था और केंद्र सरकार ने इस नदी को क्या किया है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया है। वो भी किस, कौन से चरण में? अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी को कौन से चरण के अंदर शामिल किया गया है, तो वो आपका सीधा हो जाएगा तीसरे चरण में हो जाएगा। तो और किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने किया, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा इस नदी में गांगेशुस नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सीधा क्वेश्चन उठेगा, यानी कि गांगेशुस नामक स्तनपायी जीव कहां पाया जाता है? तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा चंबल नदी में हो जाएगा। ये गंगा की डॉल्फिन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा की डॉल्फिन, डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, इसको सीधा सुई भी कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सूस, गंगे सूस यानी कि गंगा की डॉल्फिन, या इसको सूस भी कहा जा सकता है। तो ये किस नदी में पाई जाती है? तो चंबल नदी के अंदर। ठीक है, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर देश का चौथा व राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। यानी कि चंबल नदी पर देश का क्या है? चौथा व राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कहां पे स्थित है? अगर ये पूछ दिया जाए तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए? कोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका बात की जाए तो इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? 29 अगस्त 2017 को इस हैंगिंग ब्रिज का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और इससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो NH27, NH27 है वो राष्ट्रीय मार्ग यहां से गुजरता है। इसके अलावा ये 6 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, 6 लेन। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1.40 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये क्या है? हैंगिंग ब्रिज है। वो कहां पे है? कोटा में स्थित है। 29 अगस्त 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था। और कहां किया गया था? वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। वो किया था उदयपुर में किया था, उदयपुर से किया था, लेकिन है कहां पे? कोटा में स्थित है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उद्घाटन तो उदयपुर से किया था, लेकिन है स्थित कहां पे? कोटा के अंदर स्थित है। चंबल नदी पर देश का चौथा, देश का तो कौन सा है? चौथा है। और राज्य का क्या है? प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कोई दिक्कत? चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर। और इस नदी में गांगेशुस नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है। चंबल नदी पर देश का चौथा व राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है। ठीक है, चंबल नदी के निकट पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसका? चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यानी कि तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। आगे देखो, कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो, चंबल नदी पर बांध, चंबल नदी पर बांध, चंबल नदी पर आपको सबको पता है बांध कौन कौन से? चंबल परियोजना की शुरुआत 1953-54 को, 1953-54 को में हुई। चंबल परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50-50 यानी कि 50-50 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 50-50 यानी कि 50% राजस्थान का, 50% मध्य प्रदेश का। चंबल परियोजना में राजस्थान यानी कि इसके अंदर 4 बांध बने हुए हैं, उनमें से 50-50 हिस्सा किसका है? राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, गांधी सागर बांध ये कहां पे है? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए पहला ही पहला बांध है वो कहां पे है? मंदसौर के अंदर है। और मंदसौर के अंदर ही मध्य प्रदेश के अंदर है। और यह चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना हुआ ये सबसे बड़ा बांध भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना है कि चंबल परियोजना में, चंबल परियोजना की शुरुआत की बात की जाए, सीधा क्वेश्चन यहां से सीधा बनेगा कि 1953-54 में इसकी शुरुआत हुई। और परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का हिस्सा पूछ लिया जाए तो 50-50 हिस्सा इसका। ठीक है, तो 4 बांध बनाए गए हैं। तो कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो मंदसौर के अंदर है, सबसे बड़ा बांध भी यही माना जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये बनाया कब गया था? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि 1959 के अंदर ये बांध बनाया गया था। और यह बांध क्या है? चंबल पर निर्मित, चंबल निर्मित प्रथम बांध है। क्या है? चंबल पर निर्मित प्रथम बांध भी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध मंदसौर में। ठीक है, सबसे बड़ा बांध भी है इसका
किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ। इसके अलावा चंबल पर निर्मित सबसे पहला बांध भी कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, आगे देखो, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में बना है ये, और राजस्थान में भी कहाँ है? तो रावत बाटा के अंदर है और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावत बाटा में भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और कब बनाया गया था इसके बारे में पूछ लिया जाए तो ये 1970 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट करोगे कि जो राणा प्रताप सागर बांध है इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। भराव क्षमता के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाएगा। तो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। है कहां पे? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है बोरावास कोटा के अंदर। बोरावास कोटा, कोटा व बूंदी की सीमा पे है। आपको पता है जब चंबल नदी क्या करती है, जब चंबल नदी बहती है तो कोटा व बूंदी की क्या बनाती है? सीमा बनाती हुई बहती है। इस कारण से यह बांध भी क्या है? कोटा व बूंदी की सीमा पर बना हुआ बांध है। और जगह का नाम पूछ दिया जाए तो बोरावास कोटा है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। और कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1972 में बनाया गया था। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? चले आगे। आगे देखो, आगे क्या है? कोटा बैराज। कोटा बैराज, कोटा बैराज है कहां पे? तो सीधी सी बात है कोटा के अंदर ही है। कहां पे है? कोटा के अंदर ही है। ठीक है, ये लगभग मान सकते हैं कि जवाहर सागर बांध के नजदीक ही बांध है। ये लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और लगभग ये बनाया गया था 1960 के अंदर। 1960 के अंदर ही बनाया गया था। और इससे केवल सिंचाई होती है। इससे केवल क्या होती है? सिंचाई होती है। बाकी वो तीनों बताए गए थे उनके अंदर विद्युत उत्पादन भी उनसे होता है, लेकिन इस कोटा बैराज से केवल क्या होती है? सिंचाई होती है। केवल इसी बांध से क्या होती है? यानी कि इससे केवल सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन के लिए नहीं है ये। और इसी से दो नहरें निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर और दाई नहर सीधा पूछ लिया जाए तो कहां से निकाली गई है? तो कोटा बैराज से निकाली गई है। और कोटा बैराज से निकाली जाने के कारण जो बाई नहर है, यानी कि इस प्रकार से मान सकते हो कि ये चंबल बह रही है और यहाँ पे बांध बना हुआ है। आगे मैं समझा दूंगा इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना हुआ है तो इस तरफ जो बह रही है वो तो कौन सी हो जाएगी? बाई नहर। ठीक है, बाई नहर। और इस तरफ जो बह रही है वो हो जाएगी दाई नहर। ठीक है, तो ये हो जाएगी बाई नहर दाई नहर। और जो बाई नहर है वो क्या करती है? वो तो करती है कोटा व बूंदी में सिंचाई। कोटा व बूंदी के अंदर, यानी कि ये जो है वो तो क्या करती है? कोटा व बूंदी के अंदर सिंचाई करती है। ठीक है, कोटा व बूंदी के अंदर सिंचाई। लेकिन जो दाई नहर है वो क्या करती है? कोटा, बारां व मध्य प्रदेश, यानी कि जो राज्य मध्य प्रदेश है उसके अंदर भी, कोटा के अंदर भी और बारां में भी, वह एमपी के अंदर भी क्या करती है? सिंचाई करती है। कोटा बैराज से दो नहरें निकलती है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर क्या करती है? कोटा व बूंदी में सिंचाई करती है, लेकिन दाई नहर कोटा, बारां व एमपी के अंदर सिंचाई करती है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? और एक चीज और है कि यहाँ पे लिफ्ट नहरें भी है। क्या है? लिफ्ट नहरें भी है। चंबल नदी पर 10 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। कितनी नहरें बनाई? लिफ्ट नहरें हैं 10 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। लिफ्ट नहरें किस प्रकार से बनती है? पानी जब नीचा होता है उसको ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, इस कारण से वो लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है। यानी कि पानी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए, पानी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए क्या बनाई जाती है? लिफ्ट नहरें बनाई जाती है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि 8 नहरें कोटा बैराज की दाई नहर पर। 8 नहरें तो कहां पे है? कोटा बैराज की दाई नहर पर। यानी कि यहां पे क्या है? 8 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें हैं। और 2 लिफ्ट नहरें कहां पे हो जाएगी? बाई नहर। पूछ लिया जाए, सीधा क्वेश्चन बनता है कि 8 लिफ्ट नहरें कौन सी नहर पे है? तो कोटा बैराज की दाई नहर पे कौन सी है? 8 लिफ्ट नहरें हैं और 2 लिफ्ट नहरें हैं बाई पे। यानी कि दाएं, दाईं तरफ क्या रहेगी? ज्यादा चीजें रहेंगी। दाईं तरफ क्या रहेगी? ज्यादा चीजें रहेंगी। और बाईं तरफ क्या रहेगी? कम चीजें रहेंगी। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि 8 लिफ्ट नहरें दाई नहर पे और 2 लिफ्ट नहरें बाई नहर पे हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 नहरें कोटा बैराज की बाई नहर पे हैं। 2 लिफ्ट नहरें कहां हैं? कोटा बैराज की बाई नहर पे हैं। 8 तो दाई पे और 2 बाई पे।
आगे देखो, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, ये बनता है यहां से क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है। वेरी गुड प्रश्न है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी है। तो देखो सबसे पहले यहां देखो, चंबल में, चंबल की सहायक नदियां, चंबल में बापा, चाकू, आकाशी, गुम्मे। ये एक ट्रिक है चंबल की सहायक नदियों को याद करने की, छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल ही सिंपल सी ट्रिक है, याद हो जाएगी, 1 मिनट में याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चंबल यानी कि चंबल की सहायक नदियां, इस कारण से चंबल आपको साथ में रखना है। चंबल वो इलाका है, किसका इलाका है, डाकुओं का इलाका है, और डाकुओं का इलाका है, इस कारण से वहां पे क्या रखते हैं वो साथ में, चाकू रखते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, एक प्रकार से क्या कहते हैं कि अपने मारवाड़ के अंदर, या फिर कह सकते हैं गंगानगर मानगढ़ के क्षेत्र भी कह सकते हैं, मारवाड़ में कह सकते हैं, तो पिताजी होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, छोटा बच्चा होता है क्या कहते हैं, बापा, क्या कहते हैं, बापा। तो बापो या बापा इस प्रकार से नाम लेते हैं। तो ये देख लेना, छोटा बच्चा क्या कर रहा है कि बापा चाकू आकाशी घूमे, यानी कि घूम रहा है, आकाश में घूम रहा है, वहां पे, कहां पे, चंबल में, चंबल में चाकू क्या कर रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं मजे से, यानी कि वो डाकुओं की शरण स्थली है, और डाकू क्या करते हैं, चाकू रखते हैं अपने पास, और चाकू हम क्या करते हैं, आकाश में उछालते रहते हैं। इस कारण से छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है कि बापा चाकू आकाशी घूमे, यानी कि यहां से क्या याद रख सकते हो, बा से आप याद रख सकते हो बामनी, क्या रख सकते हो, बामनी नदी, पा से पार्वती नदी, ठीक है, चा से चाकण नदी, कु से कुराल नदी, और कुन्नू नदी, दो याद रख सकते हो। कु से क्या रख सकते हो, कुराल नदी, और कुन्नू नदी, दो याद रख सकते हो। इसके अलावा आ से आलनिया नदी, आ से आलनिया नदी, का से काली सिंध नदी, का से काली सिंध नदी, और छोटी काली सिंध, दोनों आ जाएगी, का से क्या आ जाएगी, काली सिंध भी आ जाएगी, और छोटी काली सिंध दोनों आ जाएगी। इसके अलावा सी से सीप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सी से सीप आ जाएगी, गु से गुंजाली आ जाएगी, गु से गुंजाली आ जाएगी, मे से मेज आ जाएगी। दो बच गई, दो बच गई। बापा चाकू आकाशी गुमे, कितनी नदियां हो गई बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सहायक नदियां याद करवा दी आपको, 11 तो करवा दी याद। बापा चाकू आकाशी गुमे, यानी कि कु से दो बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दो का निशान लगाना है, कु से दो नदियां बनानी है, कुराल और कुन्नू। ठीक है, आ जाएगा, चाकण आ जाएगा, अलनिया आ जाएगा, काली सिंध आ जाएगा, और छोटी काली सिंध आ जाएगा, यहां से भी दो निकालनी है, छोटी काली सिंध आ जाएगा, सीप आ जाएगा, गुंजाली आ जाएगा, मेज आ जाएगा। अब बनास, अब बनास सबको पता है, बनास क्या है, सबको पता है ना कि बनास तो चंबल की सहायक नदी है। कोई ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं है जिसको पता नहीं है बनास चंबल की सहायक नदी है या नहीं है, बिल्कुल सबको पता है। और या अगर पता नहीं है तो याद कर लेना कि बनास सबको पता है, बनास तो इजी है, बनास तो क्या है, इजी है ना, बनास क्या है, इजी है, चंबल की सहायक नदी, यानी कि सबसे इजी करने में याद कौन सी है, तो बनास है, तो बनास नदी भी आ गई, बनास इजी है, बनास इजी है, तो बनास और ईज दोनों नदी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बनास तो इजी है, बनास तो इजी है, तो ये आ जाएगी आपकी सारी सहायक नदियों की ट्रिक आ जाएगी कि बामनी, पार्वती, चाकण, कुराल, कुन्नू, आलनिया, काली सिंध, छोटी काली सिंध, सीप, गुंजाली, मेज और बनास और ईज, ये नदियां आ जाएगी। ई से जो माही नदियां हैं, माही नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनमें से ई से निकलता है, इस कारण से नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से ईज, इजी से क्या रख सकते हो, ईज याद रख सकते हो आप, यानी बनास तो इजी है, किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, चले आगे, आगे देखो, मैं बताऊंगा मैप पर, आगे आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है। काली सिंध, चंबल की सहायक नदियां हैं तो काली सिंध आएगी सबसे, चंबल की कुछ एक दो ही बताऊंगा, ज्यादा नदियां नहीं बताऊंगा कि कौन सी सहायक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वही एक दो बताऊंगा, बाकी मैं सीधा मैप के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले उद्गम, काली सिंध उद्गम बाकल गांव, या फिर बाकली गांव लिख देती, बाकली गांव, बाकली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, बाकली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश तो बिंदा गांव झालावाड़, यानी कि झालावाड़ से क्या करती है, प्रवेश करती है ये नदियां, बाकली गांव
की पहाड़ियां उद्गम होता है, बिंदा गांव से प्रवेश करती है। अगर उद्गम का पूछ लिया जाए तो कली बा कली काली कली काली कली काली कली काली, यानी काली सिंध का उद्गम कहाँ होता है, बागली गांव की पहाड़ियों से होता है, और होता कहाँ है, मध्य प्रदेश से होता है। ये इंपॉर्टेंट इस कारण से नहीं है क्योंकि उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। सबसे बड़ी नदी संबल नदी है, वो सबसे प्रमुख हो जाती है इस कारण से। लेकिन फिर भी काली सिंध की बात की जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ भी जाए तो यहाँ से गलत ना हो, इस कारण से बागकली काली सिंध नदी का उद्गम। राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव, समापन नोनेरा गांव। समापन क्या होता है, नोनेरा गांव कोटा के अंदर है। ठीक है, सहायक नदियां आहू परवन चंद्रभागा। ठीक है, आहू परवन चंद्रभागा ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा एक नदी और भी कही जाती है निवाज। ठीक है, निवाज निवाज इस प्रकार से नाम चलता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आहू परवन चंद्रभागा निवाज ये नदियां क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए, प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कोटा बारां झालावाड़। कोटा बारां झालावाड़ किसका है, काली सिंध का है, काली सिंध का ये है। ठीक है, गागरोन जल दुर्ग ये दुर्ग है इंपोर्टेंट, जो जल दुर्ग माना जाता है, ये काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट, गागरोन जल दुर्ग, गागरोन जल दुर्ग कहां स्थित है, तो ये आ जाएगा काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। और काली सिंध बांध भी इस नदी पे बना हुआ है, जो कहां पे है, जैतपुर झालावाड़ के अंदर भी स्थित है। कहां पे है, सीधी बात की जाए तो काली सिंध का उद्गम बागकली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश तो बिंदा गांव, बिंदा गांव। ठीक है, समापन नौनेरा गांव, यहाँ पे एक बांध भी निर्माणाधीन है। ठीक है, नवनेरा कह सकते हो या नौनेरा कह सकते हो, नवनेरा बांध। ठीक है, एक ही बात है। नवनेरा बांध क्या है, निर्माणाधीन है यहाँ पे। किस नदी पे, इसी नदी पे। कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी पे। काली सिंध नदी पे नवनेरा बांध क्या है, आपका निर्माणाधीन है। ठीक है, काली सिंध बांध ये क्या है कि राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध है, सर्वाधिक गेट। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका काली सिंध बांध। कितने हैं गेट, तो लगभग 33 गेट है। ठीक है, कितने गेट हैं, 33 गेट हैं। कितने गेट हैं, 33 गेट हैं। कोई दिक्कत समस्या है यहाँ पे, चलें आगे। राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध कौन सा है, काली सिंध बांध हो जाएगा। ये अपने आप में क्या हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। मैप दिखाऊंगा, कोई दिक्कत टेंशन मत लो, एक बार दिखा दिया है, दूसरी बार भी दिखाऊंगा। फिर आते हैं पार्वती। पार्वती, पार्वती सीहोर गांव, सीहोर गांव मध्य प्रदेश। सीहोर की पहाड़ियां भी कह सकते हैं, सीहोर गांव भी कह सकते हैं। कहां पे है, मध्य प्रदेश। ठीक है, शिव जी क्या करते हैं, शिव जी सेहरा पहन कर आते हैं ना पार्वती जी के पास जब उनका विवाह होता है, तो इसी प्रकार से याद रख सकते हो कि सेहरा पहनकर कौन आए, शिव जी आए। किसके पास आए, पार्वती जी के पास आए। तो उद्गम भी कहाँ होता है, सीहोर गांव से होता है। और राजस्थान में प्रवेश तो करियाहट गांव, करियाहट गांव कहाँ है, बारां के अंदर है। कहाँ पे है, बारां के अंदर है। चंबल में विल्य, तो चंबल में विल्य है पलिया गांव। कहाँ पे है, पलिया गांव है सवाई माधोपुर। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में जो पलिया गांव है वहां पे क्या होता है, इसका विल्य होता है। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि चंबल में विल्य पलिया गांव सवाई माधोपुर से है। और किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज मंडी याद है क्या, किशनगंज कहाँ पे है, बारां में। तो वो भी क्या है, इसी के किनारे स्थित है, बारां तो इसी किनारे स्थित है। किशनगंज भी किसके नदी, किस नदी किनारे स्थित है, तो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, चले आगे। आगे देखो, आगे चंबल की सहायक नदियों का चंबल में मिलने का स्थान, छोटी काली सिंध मकेरिया गांव के पास, मकेरिया गांव के पास छोटी काली सिंध। ये राजस्थान के अंदर बहती जरूर है लेकिन राजस्थान में प्रवेश यानी कि राजस्थान के अंदर से विलीन है, वो राजस्थान में नहीं होती, वो मध्य प्रदेश में जाकर विलीन होती है। ठीक है, कहां पे, चंबल में, यानी कि मकेरिया गांव ये किसके पास है, ये झालावाड़ में है मकेरिया गांव, लेकिन इसके करीब ये झालावाड़ लेकिन एमपी के अंदर होती है। क्या होती है, एमपी के अंदर। एमपी के अंदर क्या होती है, विलीन होती है किसके अंदर, चंबल नदी के अंदर। गुंजाली, जो गुंजाली नदी है ये होती है अरनिया, अरनिया में क्या होती है, विलीन होती है और चित्तौड़ के पास होती है। ठीक है, चंबल में मिलने का स्थान गुंजाली नदी चित्तौड़ से कहां पर मिलती है, तो अरनिया गांव चित्तौड़ में मिलती है। बामनी, बामनी मिलती है भैंसरोडगढ़ में,
और चित्तौड़ के अंदर है जो, ठीक है। कुराल, कुराल है जो नदी है बूंदी के अंदर मिलती है। इसके अलावा मेज, मेज पाली गांव बूंदी में, ठीक है। चाकण सवाई माधोपुर में जाके मिलती है। काली सिंध नवनेरा अभी बताया था कोटा के अंदर मिलती है, ठीक है। और अलनिया जो नोटना गांव है कोटा के अंदर है जो, वहां पे क्या करती है अपना, यानी कि चंबल से मिल जाती है, यानी कि चंबल में विलीन हो जाती है अलनिया नदी, ठीक है। तो ये चंबल में मिलने के स्थान है। अब बात करते हैं आगे, देखो आगे क्या क्या चीजें लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं है अब तो लिखेंगे, लिखी हुई नहीं है अब तो लिखेंगे। तो कौन सी नदी सबसे पहले बनाई जाए, तो आपको पता है सबसे पहले नदी कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले नदी ही अपनी बनेगी चंबल, चंबल पे चल रहे हैं ना। तो उद्गम करवा लो, यहाँ से उद्गम बता दिया मैंने किस प्रकार से हुआ था, इस प्रकार से। फिर चलो सीमा बनाते हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके किसमें मिल जाएगी, यमुना में जाके मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, यमुना, ठीक है। तो ये अपनी नदी कौन सी है, चंबल, ओके। अब नदियां कौन कौन सी मिलती है बताओ। अब तो एक छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध है वो क्या करती है, वो प्रवेश यानी कि जो इसका उद्गम भी यहाँ से होता है, और ये लगभग झालावाड़ के स्थान से होकर लगभग यहाँ पे मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी है, छोटी काली सिंध, कौन सी नदी है, छोटी काली सिंध है। इसके बाद यहाँ से एक छोटी सी नदी बहती है, यहाँ से लगभग ये कोटा के अंदर है, और यहाँ पे मिल जाती है, ये नदी है आलनिया नदी। कौन सी नदी है, आलनिया नदी। आलनिया नदी कहाँ पे बताया था कि मिल कहाँ पे जाती है, तो आपको बताया था आलनिया नदी नोटना गांव कोटा के अंदर मिल जाती है, किससे, चंबल में मिल जाती है। कहां से मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। और छोटी काली सिंध कहाँ मिल जाती है, मकेरिया गांव के पास झालावाड़ में मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ मिल जाती है। अगर इसकी बात की जाए अलनिया नदी की, तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, यहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। मुकुंदरा की पहाड़ियां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर है आलनिया के बाद आ जाएगी सीधी नदी, आ जाएगी आपकी, आ जाएगी कौन सी, आ जाएगी काली सिंध, छोटी काली सिंध। फिर आलनिया, फिर आ जाएगी छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध भी कहाँ उद्गम होता है इसका, इसका उद्गम होता है एमपी के अंदर होता है। इस प्रकार से बहती हुई जाती है और क्या कर जाती है, यहाँ पे प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कौन सी है, छोटी, छोटी काली सिंध हो गई, ये है काली सिंध है, ठीक है। काली सिंध, काली सिंध आपको बताया था अभी कौन सा उद्गम स्थान है इसका, तो बाकली गांव है, ठीक है। कौन सा है, बागली गांव है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, कौन सा गांव है, बागली गांव है। ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये प्रवेश कहां पे करती है आपको पता है, ये बताया था अभी, यानी कि मिलती कहां पे काली सिंध, तो नवनेरा कोटा के अंदर मिलती है, नवनेरा कोटा में अंदर, यानी कि ये जो स्थान है वो कौन सा है, नवनेरा कोटा है, ठीक है। कौन सा स्थान है, नवनेरा, ठीक है। इसके ऊपर एक बांध भी बताया था, एक काली सिंध, यहाँ पे जो बांध निर्माणाधीन है कौन सा है, नवनेरा बांध है। एक बांध और बताया था कौन सा, काली सिंध बांध बताया था, ठीक है। काली सिंध बांध भी एक बताया था, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे नदी एक और आएगी, कौन सी है, पार्वती। कौन सी है, पार्वती, कौन सी है, पार्वती नदी आएगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से उद्गम होता है, उद्गम फिर ये एमपी के अंदर होता है, और ये बहती हुई इस प्रकार से यहाँ जाती है, ठीक है। पार्वती नाम नदी है, ठीक है। गांव कौन सा बताया था, पलिया गांव, पलिया गांव इसके पास क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे विलीन होती है, पलिया गांव, ये क्या, ठीक है। अभी बताया था, कौन सा बताया था, हाँ चंबल में। पार्वती नदी कहाँ पे मिलती है, पलिया गांव में, सवाई माधोपुर में अंदर क्या हो जाती है, चंबल नदी में विलीन हो जाती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। इसके बाद सीप, सीप नदी भी, रामेश्वरम, आपको पता है बनास और सीप और चंबल क्या करती है, जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, तो ये आ जाएगा रामेश्वरम, ठीक है। ये रामेश्वरम आ जाएगा। इसके अलावा एक बात करें तो कुन्नू नदी, कुन्नू नदी भी इस प्रकार से बहती हुई जाती है, ठीक है।
कुन्नू नदी भी इस प्रकार से बहती हुई जाती है, तो ये भी कुन्नू नदी है, ये भी इस प्रकार से बहती हुई जाती है। तो नदी कौन सी है? ये कुन्नू नदी है। इसका भी उद्गम कहाँ पे होता है? तो इसका उद्गम भी होता है मध्य प्रदेश के अंदर। इसका उद्गम भी किस प्रकार से होता है? यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ये चीजें हो गई। कितनी नदी होगी? 1 2 3 4 5। ये आपको नाम लिख देता हूँ कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। नदियां कौन कौन सी है तो वो बात करें तो अपनी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये आ जाएगी आपकी छोटी काली सिंध। कौन सी नदी है ये? छोटी काली सिंध। ये कौन सी आ जाएगी? अलनिया। दिख रहा है ना? अलनिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना अलनिया। फिर आ जाएगी आपकी काली सिंध। काली सिंध आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगी पार्वती, ठीक है। फिर ये आ जाएगी सीप, और ये कौन सी आ जाएगी आपकी? कुन्नू। ये 6 नदियां हैं जो किस तरफ से मिलती है? दाईं तरफ से मिलती है। संबल के दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं ये 6 नदियां हैं। छोटी काली सिंध, अलनिया, काली सिंध, पार्वती, सीप और कुन्नू, ठीक है। ये याद रखना, छोटी काली सिंध और काली सिंध, इस प्रकार से याद रख सकते हो। देखो कि छोटी काली सिंध और काली सिंध, इसके बीच में एक छोटी सी नदी है, वो अलनिया है। कौन सी नदी है? अलनिया है। फिर देखो पार्वती और कुन्नू, पार्वती और कुन्नू, इनके बीच में छोटी सी नदी है सीप। पार्वती और कुन्नू, इनके बीच में छोटी सी नदी है सीप, ये आ जाएगी। फिर अगर बात करें दाईं तरफ से, दाईं तरफ से बात करें तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी है, वो नदी हो जाएगी आपकी गुंजाली नदी। इसका जो उद्गम तो होता है एमपी के अंदर, लेकिन ये मिलती कहाँ पे है? ये मिल जाती है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे मिलती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये नदी कौन सी है? आपको बताया था गुंजाली नदी। कौन सी नदी है? गुंजाली नदी। नाम लिखा हुआ क्या? गुंजाली। अरनिया चित्तौड़गढ़, अरनिया चित्तौड़ में क्या करती है? ये मिल जाती है, विलीन हो जाती है। किसके अंदर? चंबल में विलीन हो जाती है। इसके अलावा बात करें आगे, देखो आगे फिर आ जाएगी अरनिया, फिर आ जाएगी बामनी नदी, ठीक है। बामनी नदी, तो बामनी नदी क्या करती है? ये जाती भी यहाँ पे फिर प्रवेश कर जाती है। बामनी यानी इसका उद्गम स्थल की बात करें तो यहाँ पे उद्गम स्थल इसका हो जाएगा हरिपुरा की पहाड़ियां। हरिपुरा, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि जो बामनी नदी है इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हो जाएगा हरिपुरा की पहाड़ियां, ठीक है। हरिपुरा की पहाड़ियां। और ये विलीन कहाँ होती है इसके बारे में पूछ लिया जाए तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। भैंसरोडगढ़ जहां पे है वहां पे ये विलीन हो जाती है। आगे देखो, आगे कौन सी आ जाएगी बताओ? गुंजाली आ गई, फिर आ गई बामनी आ गई, फिर कौन सी आ जाएगी? कुराल आ जाएगी, कुराल, कुराल, ठीक है। फिर कौन सी आ जाएगी? कुराल आ जाएगी। फिर कौन सी आ जाएगी? कुराल के बाद में मेज आ जाएगी क्या? कौन सी आ जाएगी बताओ? गुंजाली आ जाएगी, बामनी आ जाएगी, कुराल आ जाएगी, मेज आ जाएगी, ठीक है। मेज भी यहीं से निकलती है, मेज भी यहीं से निकलती है। यानी कि कुराल तो निकलती है ऊपर माल के पठार से, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार है, वहां से उद्गम होता है इसका कुराल का, ठीक है। लेकिन मेज का उद्गम कहां होता है? बिजोलिया के पठार से। बिजोलिया, बिजोलिया का पठार है, वहां से उद्गम होता है किसका? मेज का होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपको पता है एक नदी बूंदी से ही उद्गम होता है और बूंदी में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है चंबल के अंदर। कौन सी नदी है? चाकण नदी। और ये लगभग ये मान लो कुछ छोटे मोटे नदी नाले है ना, नदी नालों से इसका उद्गम होता है, नदी नालों से, नदी नालों से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें तो इसके नामों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं ये देखो, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? गुंजाली। कौन सी आ जाएगी? गुंजाली आ जाएगी, गुंजाली, ये गुंजाली हो गई। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी? बामनी नदी, ठीक है। इसके बाद में ये नदी कौन सी है? तो ये नदी आ जाएगी आपकी कुराल। कौन सी है? कुराल। ये आ जाएगी मेज, मेज। और ये आ जाएगी आपकी चाकण। बात करें तो चाकण पर चाकण बांध बना हुआ है, इसके ऊपर एक बांध है, उसका नाम ही क्या है? चाकण बांध है, ठीक है। मेज के ऊपर भी एक बांध है, इसकी मेज की एक जो सहायक नदी है मांगली नदी। मांगली नदी पर एक
जलप्रपात बना हुआ है, भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, भीमलत जलप्रपात कहां पे बना हुआ है? मांगली नदी पे, जो मेज की सहायक नदी है, मेज की सहायक नदी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, मांगली। इस पे क्या बना हुआ है? जलप्रपात बना हुआ है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? ये हो गई। अब नदी कौन सी है? मुख्य रूप से जो नदी है वो आ जाएगी आपकी, कौन सी आ जाएगी? बनास नदी। बनास नदी का कहां से उद्गम होता है, कहां पे जाके मिलती है वो बताऊंगा, लेकिन वो मिलती तो कहां पे है? यहाँ पे है। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कहां से उद्गम होता है, कहां से नहीं होता है। इसके बारे में मैं चर्चा आज की क्लास में नहीं करूंगा, वो कल की क्लास में करूंगा। आपको पता होना चाहिए ये नदी, आपको पता है कौन सी है? बनास है। ठीक है, थोड़ा सा अपना देता हूं, बनास नदी, बनास नदी है। तो ये नदियां हो गई। तो देखो, गुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, चाकण और बनास। ठीक है, ये देखो, गुंजाली, बामनी, कुराल में मेज पर चक्की बना रही थी, यानी कि जो बाईं तरफ की नदियां हैं, बाईं तरफ की नदियां हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। दाईं तरफ से मिलने वाली आपको मैं तीन तीन के टुकड़े में बता रहा हूं। बाईं तरफ, दाईं तरफ की अगर आपको याद करनी है तो तीन तीन के टुकड़ों में किस प्रकार से याद कर सकते हो? काली सिंध है, काली सिंध आपको पता है ना, काली सिंध, एक काली, छोटी काली सिंध, एक काली सिंध। तो छोटी काली सिंध सबसे नीचे नीचे छोटी काली सिंध है, उसके बाद में काली सिंध है, लेकिन उनके बीच में एक छोटी सी नदी है, कौन सी है? अरनिया नदी। उसके बाद में पार्वती है, पार्वती के बाद में कौन सी है? पार्वती और एक पुन्नू नदी है, पार्वती और पुन्नू है, पार्वती और पुन्नू है, बीच में छोटी सी नदी है, कौन सी है? सीप है। ठीक है, सीप क्या करती है? सीप, चंबल और बनास तीनों क्या करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वो कहां पे है? रामेश्वरम में है। ठीक है, ये नदियां आपकी क्या हो जाएगी? दाएं तरफ वाली याद हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, आगे देखो, इस तरफ वाले देखो, तो इस तरफ में सीधा सा आप याद रखो, सीधी सी याद रखेंगे कि गुंजाली बामनी, गुंजाली बामनी कुराल में, गुंजाली बामनी कुराल में मेज पर चक्की बना रही थी। क्या कर रही थी? गुंजाली बामनी, गुंजाली बामनी कुराल में मेज पर चक्की बना रही थी, यानी गुंजाली बामनी कुराल, कुराल से कुराल, कुराल में मेज, मेज, मेज पर, यानी कि मेज नदी, मेज पर चक्की बना रही थी, चक्की यानी चाकण। ठीक है, चक्की यानी चाकण बना रही थी, बना यानी बनास। ये आपसे क्रम से याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें क्रम से याद हो जाएगी। आपको सहायक नदियों वाली ट्रिक भी बता दी कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसके अलावा आपको पता तो चल जाएगा ना कौन कौन सी है। तो ठीक है, चंबल में, चंबल में बापा, चाकू, आकाशी घूमे, तो ये सारी की सारी आगे। और बनास तो इजी है, बनास तो इजी है, यानी कि बनास तो आपको पता ही है कि चंबल की सहायक नदी है, तो बनास तो इजी है, तो एक और नदी जुड़ जाएगी, ईज नदी भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो गई कंप्लीट। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? तो उद्गम कहाँ होता है आपको पता है, कहाँ पे होता है? जनापाव की पहाड़ियां से होता है उद्गम इसका। इसका उद्गम कहां से होता है? जनापाव की पहाड़ियां। इसके अलावा जो बांध भी बताए थे, बांध कौन कौन से थे? एक तो था गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। इसके अलावा एक बांध था राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, एक बांध था जवाहर सागर बांध। ठीक है, और एक बांध था कौन सा? कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, मैं बना रहा हूं, इस प्रकार से बना लेना। यहां पे तो कौन सा है? गांधी सागर है। ठीक है, कौन सा है? गांधी सागर, गांधी सागर, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहां पे है बताओ? राणा प्रताप सागर, ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जवाहर सागर। और ये जो है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये चार बांध भी मुख्य रूप से हैं। आपको पता है कि गांधी सागर कहां पे है? मंदसौर में, एमपी के अंदर है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर कहां है? भैंसरोडगढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा जो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। प्रथम निर्मित बांध कौन सा है? गांधी सागर है, 1959 में बना था। और उसके बाद में 70 में कौन सा बना था? राणा प्रताप सागर बना था। और 72 में जवाहर सागर बना था, लेकिन 1960 में बना था कोटा बैराज। उनसे
कितनी नहरें निकलती है, 2 नहरें निकलती हैं, बाईं नहर और दाईं नहर। दाईं नहर पे कितने लिफ्ट नहरें हैं तो आपको पता होना चाहिए 8 लिफ्ट नहरें हैं। इसके अलावा बात की जाए बाईं नहर पे कितने लिफ्ट नहरें हैं तो 2 लिफ्ट नहरें हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो उतार लेना पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैप यूज करना, ज्यादा से ज्यादा मैप आपको यूज करना है और उसी से आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास मैप नहीं है, पिछली क्लास से नहीं देखी है कि कौन कौन से जिले हैं, कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जिलों के अंदर आपका ये प्रवाहित हो रही है। तो आपको अभी बताया था ट्रिक के माध्यम से। कौन सा बताया था बताओ, अभी बोलो। धोख सबको चित से, धोख सबको चित से। तो आपको अभी क्या करना है, याद करना है साथ साथ के अंदर, यानी कि धोख लगानी है सबको चित से। चित यानी मन, चित्त के किन कमावा, मन ने कमा, यानी कि धोख लगानी है सारा मन लगानी है, चित्तों लगानी है, ठीक है। तो धोख सबको चित्त से धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा और चित्त से चित्तौड़गढ़ आ जाएगा आपका, ये प्रवाह क्षेत्र है। इसके अलावा नदियां कौन कौन सी बता दी मैंने, अभी बताई है। कुराल, कुराल से उपरमाल, कु से उपरमाल, यहाँ से उद्गम होता है। मेज का बिजोलिया से होता है। चाकण का नदी नालों से होता है, यानी कि जो मुख्य नदी है काली सिंध, काली सिंध का बताया था, अभी बताया था बागली गांव से इसका उद्गम होता है, ठीक है। पार्वती का कहां से होता है, सीहोर गांव से होता है। इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, यानी कि मुझे विद्वान नहीं बनाना है आपको केवल उतना ही बताना है जितना आप एग्जाम में देखोगे। तो आप कितना एग्जाम में देखोगे वो चीजें आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कौन कौन से किस प्रकार से बन सकते हैं आपको सीधा। यानी एक चीज ध्यान दे लेना, और तो क्वेश्चन बनाते हैं किसी प्रकार के बनाते हैं, लेकिन मैं एक आपको क्वेश्चन इस प्रकार के बना रहा हूं कि जो सीधा आप क्या करो, एग्जामिनर है उसका सीधा माइंड पकड़ो, यानी एग्जामिनर का दिमाग किस प्रकार से काम करता है उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा और ला भी रहा हूं। तो उस पे अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन डाउट हो तो वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चन माने हुए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और क्लास आपको किस प्रकार की लगी, बाकी आपको पता है पीपीटी कहाँ पे शेयर की जा रही है। तो पीपीटी कहाँ पे शेयर की जा रही है, वो 10 नंबर क्लास वाली पीपीटी शेयर कर दी है। और कल क्या हुआ था, कल की क्लास के अंदर जो लास्ट में अंत में क्या कर रहा था, तो अंत में वो हो गई थी, लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी तो पीपीटी क्या है पूरी की पूरी क्या हो गई थी, यानी कि हाँ पीपीटी तो बनी हुई है लेकिन जो मेरा वर्क किया हुआ था पूरा का पूरा बोर्ड पे वो डिलीट हो चुका है। तो आप वो जब क्लास आए, पीपीटी आए आपके सामने, तो वो थोड़ा सा क्या करना है, आपको क्लास देखनी है, क्लास के माध्यम से उतार लेना, साथ साथ के नोट्स के अंदर साथ साथ में उतार लेना, वो दिक्कत, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा पीपीटी आपको बता दी कहाँ पे शेयर की जाएगी, तो जो एनडीसी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा आपको सभी को वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, पसंद आए तो कमेंट भी करना है। कमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट आप अवश्य करोगे क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा क्या बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है और आपको पढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।